अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम आज रिकंस्ट्रक्शन एरा देखेंगे कि सिविल वार के बाद फ़ौरन से एक एरा आता है हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन एरा। इस रिकंस्ट्रक्शन एरा में दोबारा से इन स्टेट्स को बिल्ड किया जाता है, अपनी रिकवरी की जाती है और इन इकोनॉमी में जितने भी बैकलैशेस आए थे उनको रिकवर करना होता है। तो यहाँ पे कुछ प्लान्स हैं हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के। 3 प्लान्स हैं रिकंस्ट्रक्शन के। इब्राहिम लिंकन जिन्होंने स्लेवरी ख़त्म की, जिन्होंने जो है वार लड़ी, 60 में आए, 65 में वार ख़त्म हुई और सरेंडर कर लिया जनरल ली ने और दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स बन गई। और इन्होंने क्या प्लान दिया, इन्होंने कहा 10% जो हैं सारे रेजिडेंट्स उन स्टेट्स में से जो 7 स्टेट से सीड कर गई थी, 7 स्टेट से सीड कर गई थी, कन्फेडरेटेड आर्मी बना ली थी उन्होंने, कन्फेडरेटेड स्टेट्स आर्मी। तो इन्होंने 7 स्टेट्स में से कहा कि 10-10% करके सारे रेजिडेंट्स हमें एक ओथ पे साइन करके दें कि हम जो है दोबारा से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो उन सारों को आम माफ़ी का ऐलान हो जाएगा। ये लिंकन का प्लान था। रेडिकल रिपब्लिकन्स का प्लान था कि जी 10% बंदे क्यों माफ़ी मांगे, 10% बंदे जो क्यों अपनी लॉयल्टीज़ शो करें, हमें तो 50% कम से कम लॉयल्टीज़ चाहिए, 50% बंदे हमें ओथ दें, तब हम जाके इनको माफ़ करेंगे। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम जो है अ, अच्छा हाँ, इन्होंने कहा कि स्टेट्स क्यों रेटिफाई करें इमेंसिपेशन को, यानी स्टेट्स क्यों जो है अब स्लेवरी ख़त्म होनी थी, तो स्लेवरी ख़त्म करने के लिए जो लॉ होना था तो स्टेट्स उसको रेटिफाई ना करें, बस कोर्ट जो है एक इमेंसिपेशन जो है वो फोर्स कर दे कि जो सारे स्लेव्स जो हैं वो आज़ाद हो गए हैं। तो इन्होंने लिंकन ने कहा था नहीं, आप जो है सारी स्टेट्स खुद आएँ चल के और खुद जो है 10% लॉयल्टीज़ भी शो करें और हाँ बाद में ये रेटिफाई करें कि इन्होंने जो है स्लेवरी ख़त्म कर दी है। तो रेडिकल रिपब्लिकन चाह रहे हैं कि ये बस कोर्ट से ऐलान हो जाए कि बस सारे स्लेव्स आज़ाद हो गए हैं, तो इनसे पूछने की ज़रूरत क्या है। बाद में लिंकन जो है वो चले जाते हैं, लिंकन की डेथ हो जाती है, असैसिनेशन हो जाती है। तो उसके उनके बाद नए प्रेसिडेंट आते हैं जॉनसन्स। तो एंड्रयू जॉनसन जो हैं वो नए प्रेसिडेंट आते हैं, इनकी जो पॉलिसी होती है फाइनल होती है। इन्होंने कहा जो भी वेल्दी प्लांटेशन ओनर हैं जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, सिर्फ वो हमें ओथ साइन करके दें और उनको जो है प्रेसिडेंशियल हम पार्डन देंगे, तो ये आम माफ़ी का जो है वो एक लेटर दे देंगे। और उसके बाद हम 13 अमेंडमेंट ले आएंगे जो स्लेवरी को बैन कर देगी, जो सारी स्टेट्स को रेटिफाई करना है। यही हुआ आगे, 13 अमेंडमेंट लाई गई, स्लेवरी ख़त्म की गई और स्टेट्स ने रेटिफाई किया इस लॉ को। अब सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि जो साउदर्न पूरी स्टेट्स थी नीचे, ये तो सारी चलती ही स्लेव्स की वजह से थी, 100% इनकी इकोनॉमी स्लेव पे थी क्योंकि सारा एग्रीकल्चर करते ही स्लेव्स थे। तो ओनर्स जो थे वो बैठ के खाते थे, ओनर समझ लें 10 हैं और स्लेव्स जो हैं 10,000 हैं। अब ये गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि हम कैसे प्रमोट करें कि ये जो 10 बंदे हैं ये इनको अपनी ज़मीन दे दें। कैसे ये हो सकता है मुमकिन कि स्लेव्स तो आज़ाद हो गए, अब आज़ाद बंदे जो हुए हैं उनको ज़मीन कैसे दिलाएं। तो ब्लैक ओनरशिप ऑफ लैंड को हम कैसे प्रमोट करें और प्रॉपर्टी को भी। तो इसके लिए इन्होंने जो है ना एक डिबेट शुरू हो गई थी जिसका एक नाम पड़ गया था 40 एकड़ एंड अ म्यूल, कि 40 एकड़ ज़मीन है उस पर एक जो है म्यूल काला जो है ना उसको हम बिठा दें। तो बहरहाल ये एक मजाक के तौर पे इन्होंने शुरू किया था, पर एक ऑफिशियल ये जो है अभी नाम डिबेट्स में आता है 40 एकड़ एंड अ म्यूल। तो ये एक डिस्कशन का टॉपिक था। फाइनली इस चीज़ का हल निकलता है कि कैसे दे। अब ओनर्स जो थे उन्होंने तो खुद करनी नहीं थी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी बैठ के खा के देखा था, अब वो खुद से तो एग्रीकल्चर करने से रहे। तो उन्होंने जो स्लेव्स हैं उनके साथ ये किया, मतलब अब तो आज़ाद हो गए हैं वो, उन्होंने कहा कि आप जो है हमारी ज़मीनों पे खेती बाड़ी करें, जितना भी एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, जिसने जितनी भी फार्म में चीज़ें प्रोड्यूस हुई, उनका आधा आधा दोनों रख लेंगे, मतलब आधा स्लेव्स रख लेंगे, पुराने स्लेव्स रख लेंगे और आधा जो है ओनर्स रख लेंगे। ये चीज़ आज तक भी चल रही है, पाकिस्तान में अभी तक भी चल रही है। जिनकी ज़मीनें होती हैं वो एक दे देते हैं ठेके पे दूसरे लोगों को, वो इस पे खेती बाड़ी करते रहते हैं 4-5 साल, जब भी फसल होती है, साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो उस फसल का आधा आधा हिस्सा दोनों बांट लेते हैं, मालिक और जो मजदूर है। तो ये तब शुरू हुआ था, शेयर क्रॉपर्स इसे कहते थे। हम देखते हैं उसके बाद क्यू क्लेक्स क्लेन आता है।
ये एक रेडिकल ग्रुप था जो वाइट सुपरमेसिस्ट थे। इनसे हजम नहीं हो रहा था कि स्लेवरी ख़त्म हो गई है। तो ये आए दिन क्या होता था, 10-12 बंदों को, स्लेव्स को दोबारा से बंदी बना के ले जाते थे, उनको मारते भी थे, पीटते थे, और उन पे तशद्दुद होता था, और काफ़ी इन्होंने बंदे भी मारे। तो ये एक खुफिया क्यू क्लक्स क्लैन थी जो वायलेंट थी, और वाइट सुपरमेसिस्ट थे इसमें। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। 5वें नंबर पे एक हमारे पास टर्म है कारपेट बेगर्स। अब नॉर्दर्न में जितने भी बड़े ताजिर थे, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा लेना चाह रहे थे रिकंस्ट्रक्शन पीरियड का। तो वो साउथ में शिफ्ट होते जा रहे थे। साउथ में शिफ्ट होने का फ़ायदा इनको ये हो रहा था कि इधर जितनी चीज़ें ये इधर नहीं बिक रही थी, तो ये इधर बिक रही थी। ठीक है। तो इन्होंने अपनी सिचुएशन का पूरा फ़ायदा लिया, कारपेट बेगर्स ने। नॉर्दर्न से साउदर्न शिफ्ट होके इनको कारपेट बेगर कहते हैं। लास्ट हमारे पास चीज़ है फ्रीडम ब्यूरो। ये लिंकन आखिरी दौर में अपने में बना के गया था। ये एक फेडरल एजेंसी थी जो प्रमोट करती थी इमेंसिपेशन को, जो ब्लैक्स के लॉज को, ब्लैक्स की एजुकेशन को, ब्लैक्स की एम्प्लॉयमेंट को, ब्लैक्स की सिटीजनशिप को, ब्लैक्स की प्रॉपर्टी ओनरशिप को। इन सारों को वो मतलब देखती थी और इनके बड़े मसले हल करती थी। इनके अकोमोडेशन के लिए इनके जितने भी बहरहाल मसले थे, ये सारे रिकंस्ट्रक्शन पीरियड में फ्रीडम ब्यूरो ने बड़ा काम किया है। और इसकी कोशिशों की वजह से आगे चल के हम देखते हैं कि इनको बड़े हद तक राइट्स मिल जाते हैं। तो ये था हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन का प्लान। 3 प्लान्स थे, कैसे उनसे माफ़ी लेनी है और कैसे जो है स्लेवरी को बैन करना है। तो ये 2 प्लान्स तो सोचते रहे जब तक इब्राहिम लिंकन का कत्ल हो गया। कत्ल के बाद जॉनसन आए, जॉनसन ने अपनी 13 अमेंडमेंट दे दी, और जो वेल्दी ओनर्स थे उनसे माफ़ी का साइन कर लिया। उसके बाद ये इधर बहस चलने लगी कि हम कैसे ज़मीन दें ब्लैक्स को, ओनरशिप और प्रॉपर्टी कैसे दिलाएं लैंड की। और बाद में हमने देखा कि एक तरीका निकला कि हाँ, आधी आधी हार्वेस्ट दोनों रख लें और शेयर क्रॉपर हो जाए लैंड ओनर्स और जो है ब्लैक्स के दरमियान। पर ये चीज़ क्यू क्लक्स क्लैन से हजम नहीं हुई। उन्होंने बंदे मारने शुरू कर दिए ब्लैक्स के। और इसी दौरान नॉर्दर्न में जो है वो कारपेट बेगर्स होते हैं जो साउथ शिफ्ट होके अपनी चीज़ें बेच के जो है कम प्रॉफिट लेते हैं, सिचुएशन का फ़ायदा लेते हैं। और हमारे पास लास्ट में फ्रीडम ब्यूरो, जिसने पूरे ऑल ओवर द एरा में काम किया है ब्लैक को राइट्स दिलाने में। ओके गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज हमारे रिकंस्ट्रक्शन का पीरियड पूरा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।